हेलो डॉक्टर संदीप राणे, कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। आप कैसे हैं? एकदम ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये इस लायक समझा कि मैं कुछ सभी लोगों को कुछ बता सकूं या आयुर्वेद के बारे में कुछ उन्हें लाइफस्टाइल से रिलेटेड या फिर आयुर्वेद की किस तरीके से आयुर्वेद से सभी चीजें ठीक हो सकती है उसके बारे में बता सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिस आपने मुझे इस लायक समझा। थैंक यू सो मच सर। मैं सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूंगी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्पाइनल डिसऑर्डर्स के बारे में। तो आजकल यस। की जिंदगी में जैसे सभी लाइफस्टाइल है, ये चीज बहुत कॉमन हो गई है, चाहे कोई भी जनरेशन हो। तो एग्जैक्टली अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो कैसे क्या होता है स्पाइनल डिसऑर्डर्स के बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। जी। सबसे पहले तो मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं एक आयुर्वेद प्रैक्टिशनर हूँ। विगत 10 वर्षों से मैं आयुर्वेद की चिकित्सा कर रहा हूँ। और आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो रोगों को उसके जड़ से, इट मीन्स उसके रूट से ठीक करती है। ये आयुर्वेद कोई एक लाक्षणिक चिकित्सा पद्धति नहीं होती है कि हम सिर्फ लक्षणों पे ध्यान देखें, उसे कुछ दिनों के लिए रोके या उस बीमारी को एक समय के लिए रोके या उसको लक्षणों का टेम्पररी रिलीफ दें। आयुर्वेद चिकित्सा में हमेशा रोगों के जड़ से इलाज किया जाता है या उसके रूट कोज को देखा जाता है। हमेशा किसी न किसी जटिल रोग का या किसी भी रोग का कारण उसका कोई न कोई मूल कारण होता है। मूल कारण इसमें होता है कि उसके कहीं न कहीं पुराने रोग को लेकर या किसी लाइफस्टाइल को लेकर होता है। जब तक कि हम उसके कारण का पता नहीं लगाएंगे या हम जब तक कि उसके कारण का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, पेशेंट कभी ठीक नहीं हो सकता और नहीं वो कभी इस बीमारी से ठीक हो सकता है। पेशेंट जो रहता है बार बार उन मेडिसिनों को ही खाता रहता है। मेडिसिन उसकी कहीं ना कहीं धीरे धीरे करते करते डेली रूटीन में, हैबिट्स में आ जाती है मेडिसिन। और वो मेडिसिन उसके भोजन की तरह हो जाती है। जिस तरीके से हम रोजाना भोजन करते हैं, जिस तरीके से हम सुबह उठ के नाश्ता करते हैं, दोपहर का लंच लेते हैं, रात का डिनर लेते हैं, रात को सोते समय कुछ दूध लेते हैं, ये इस तरीके से दिनचर्या एक बन जाती है, हमारे हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाती है औषधियां। दवाइयां जनरली आयुर्वेद में, दवाइयां जनरली सिर्फ और सिर्फ किसी रोग के लिए होती है। और जब वो रोग ठीक हो जाता है तो हमें उस दवाइयों का आवश्यकता नहीं होती है, फिर हम उसे लाइफ स्टाइल से ठीक रख सकते हैं। फिर हम उन्हें उसे आगे नहीं होने के लिए क्या क्या करना चाहे वो करना चाहिए। और एग्जैक्ट ट्रीटमेंट वही होता है जो रोगों की पुनरावृत्ति ना हो, मतलब कि रोग वापस बारंबार नहीं रिपीट हो, रोग पूरी तरह से ठीक हो जाए, चिकित्सा उसी का कहा जाता है। तो चिकित्सा में दोनों लोग इन्वॉल्व हो, 3 लोग वैसे तो आयुर्वेद में बताए, चिकित्सा के 4 ऐसे मेन पार्ट बताए हैं जिसके कारण ट्रीटमेंट प्रॉपर हो पाता है। उसमें मुख्य पहला कारण एक होता है, एक चिकित्सक होता है जो प्रैक्टिशनर डॉक्टर होता है, वो किसी भी पैथी का हो। उसके बाद एक पेशेंट्स होता है, रोगी होता है। एक मेडिसिन होती है, मतलब औषधियां होती है। ये तीनों मिलके जब एक साथ अच्छे से काम करते हैं तो रोग पूरी तरह से ठीक होता है। इन तीनों में से अगर कोई भी अपना काम सही तरीके से नहीं करेगा तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट जो है पेशेंट को देखने को मिलेगा कि पेशेंट उस बीमारी से ठीक नहीं हो पाएगा। अगर मैं एक अच्छा चिकित्सक हूं और मैं मेरे पेशेंट्स को अच्छे से अच्छी जानकारी देता हूं, पेशेंट को उस एजुकेटेड करता हूं उस डिसीज को लेकर, ताकि वो मेरे पास एक ट्रीटमेंट लेने आया है, ना कि मुझे लक्षणों की दवाइयां लेने आया है। तो मेरा काम है उसे एक अच्छी चिकित्सा देना, मेरा काम दवाइयां देना नहीं है। ठीक है, दवाइयां देना इट मीन्स होता है सिर्फ दवा देके पेशेंट को छोड़ देना। इट मीन्स होता है कि वो कहीं ना कहीं उसे अपनी लाइफ स्टाइल रूटीन में डाल ले और लाइफ टाइम खाता रहे। तो आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जो आयुर्वेद से बहुत अच्छे ठीक होते हैं। मेरे 10 वर्षों के अनुभव में मैं जो मेरे अनुभव बता रहा हूँ, मेरे काफी पेशेंट ठीक हुए। आज मेरा लेक्चर है, जैसे कि आपने मुझे बताया है कि स्पाइन डिसऑर्डर के बारे में बताया, क्योंकि आज के समय में स्पाइन डिसऑर्डर बहुत देखने में आ रहा है। जी। और पहले के समय में स्पाइन डिसऑर्डर्स जो होते थे हमारे, वो किसी एज फैक्टर के कारण होते थे, किसी एज के मतलब किसी आयु वर्ग में ही होते थे। जनरली मान लीजिए कि 45 या 50 की एज में ये जनरली देखे जाते थे, क्योंकि ये एक कहीं ना कहीं डी जनरेशन के कारण होते हैं। डी जनरेशन का मतलब होता है कहीं ना कहीं वहां पे हमारे शरीर के पोषण में कमी आ जाना। तो वो पोषण में कमी जब आती है तो शरीर में कैल्शियम का फॉर्मेशन कम होने लग जाता है, जिसके कारण जितने भी जॉइंट्स होते हैं
हमारे जॉइंट्स जितने भी होते हैं, बोन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी जॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, तो जितने भी जॉइंट्स होते हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लग जाती है, उसके अंदर घर्षण होने लग जाता है, मतलब फ्रिक्शन होने लग जाता है। और जहां पे भी आप देखा जाएगा, आज में मेरा लेक्चर जो है वो कॉमन सभी लोगों के लिए है, आयुर्वेद प्रैक्टिशनर या कोई भी प्रैक्टिशनर के लिए नहीं है, इसलिए मैं मेरी टर्मिनोलॉजी जो लगी मैं सिंपल सी यूज करूंगा, जो मेरे रोगियों के लिए मैं मेरे केबिन में यूज करता हूँ, ताकि वो अच्छे से एजुकेटेड हो जाए और वो मेरा साथ दे इस बीमारी को लड़ने के लिए, ताकि उस रोग से उन्हें मुक्त कर सकें। तो अब जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि ये जॉइंट होते हैं, स्पाइन में भी बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं। वो जॉइंट्स में क्या होता है कि जब फ्रिक्शन होने लग जाता है, तो फ्रिक्शन होने के बाद वहां पे उसका मूवमेंट वीक होने लग जाता है। जैसे आप किसी भी चीज को देखेंगे, अगर हम घर के डोर को देखें या किसी भी चीज मूवमेंट वाली को देखें जो दो चीज से मिलकर बनी है, उसके बीच में कहीं ना कहीं लुब्रिकेशन की जरूरत हमें पड़ती ही पड़ती है। जब तक वो लुब्रिकेट अच्छे से नहीं होगा, जब तक वो अच्छे से मूवमेंट नहीं करेगा, तो ये लुब्रिकेशन जब वीक होने लग जाता है, ये लुब्रिकेशन जब ठीक से नहीं होने पाता है, तो वहां पे फ्रिक्शंस होने लग जाते हैं, घर्षण होने लग जाते हैं, और फ्रिक्शंस होने के कारण वो जॉइंट जो है ठीक से मूवमेंट नहीं कर पाता है, और वहीं से ये ट्रीटमेंट बीमारी स्टार्ट होती है। और जनरली लोग जो होते हैं उस बीमारी का ट्रीटमेंट कहीं मेडिकल स्टोर पे या कहीं जगह जाके सिर्फ पेन किलर सोचते हैं कि ये सिर्फ एक पेन है। पेन उसका एक सिम्टम प्रारंभिक होता है, जो कि सिर्फ रोगी कुछ समय के लिए, जो पेशेंट्स होते हैं वो इस बीमारी को सिर्फ लेकर सिर्फ सोचते हैं कि कहीं पेन किलर के लिए हम ट्रीटमेंट ले लें, या कहीं तक 1 साल 1.5 साल तक वो सरवाइव करता रहता है कि ठीक है मैं आज कोई मेडिकल से मेडिसिन ले आता हूँ पेन किलर, और वो पेन किलर खाता रहता है। तो हम जनरली स्पाइन की बात स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्पाइन में अगर मैं आपको बताऊं, तो स्पाइन जो हमारी रहती है एक मेरे पास उसका एक मॉडल है, जो मैं मेरे पेशेंट्स को भी बहुत अच्छे से एजुकेट करता हूँ। एजुकेट करने से मेरा काम बहुत आसानी हो जाता है, इसलिए मेरे जो नंबर ऑफ केस है पेशेंट के, तो थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा, आपकी आवाज नहीं आ पा रही और वीडियो भी अटक गया। सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी, अभी ठीक है। सर ऑडियो वीडियो मैच नहीं हो रहा है आपका। हाँ जी अभी ठीक है सर, वापस से नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ जी सर, जी जी सॉरी माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा जी यहाँ आ पे रही है वेदर सर। बहुत खराब है, बारिश काफी हुई है, वेदर बहुत खराब है, इसलिए माफी चाहता हूँ आपको बीच में त्रुटि हुई। तो नहीं मैं नहीं यहाँ सर। पे थैंक यू। मैं यहाँ पे स्पाइन के बारे में एक सिंपल सा स्पाइन के बारे में एक छोटा सा आपको जानकारी दूंगा कि हमारी जो वर्टिब्रा होती है, ये हमारी जो वर्टिब्रा होती है, ये एक जैसे नेकलेस देखा है आपने कभी? आप लोग जी तो नेकलेस पहनते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। तो जो एक नेकलेस होता है उसके अंदर बारीक बारीक छोटे छोटे मोती होते हैं, पर्ल्स होते हैं, ठीक है। जिस तरीके से वो नेकलेस जमा हुआ रहता है, इसी तरह से हमारी स्पाइन भी होती है। नेकलेस जो रहता है एक थ्रेड के अंदर पूरा नेकलेस होता है, ठीक है। स्पाइन में भी इसी तरह की एक संरचना होती है, जो बीच में एक थ्रेड में जो रहता है उसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, और जो स्पाइन पूरी बनी रहती है जिन बोन से बनी होती है उसे वर्टिब्रा बोलते हैं। मेरे पास एक छोटा सा स्पाइन का एक छोटा सा मॉडल है, जिससे मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को एजुकेटेड कर सकता हूँ। ये करने से आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। जैसे कि आप एक स्पाइन देख रहे हैं, ये स्पाइन का एक मॉडल है, आपको दिख रहा है अच्छे से पूर्वा जी? जी सर। थैंक यू। तो ये स्पाइन का देख रहे हैं आप, ये पूरा एक स्पाइन जो है इस शेप में होता है, ये स्पाइन का नेचुरल शेप होता है, ठीक है। ये इसके ओके पीछे जो रहते हैं स्पाइन के अलग अलग बोन्स मिलके बनती हो, ये बोन्स मिलके पूरी बोन्स मिलके एक स्पाइन की संरचना करते हैं। अब इस इन स्पाइन में अलग अलग वर्टिब्रा के अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे सर्वाइकल का पार्ट होता है जो 7 बोन से मिलकर बनता है, 7 बोन मिलकर हमारी सर्वाइकल बोन को बनाती है, और उसमें हमारी 12 बोन जो होती है वो थोरेक्स को मिलकर बनाती है, और हमारी जो
लंबर वाली बोन होती है, जो कमर की बोन होती है, वो 5 बोन मिलके हमारी कमर की बोन को बनाती है। उसके बाद एक सेक्रम होता है छोटा सा, मैं छोटा छोटा बताऊंगा, जो इन हमारे हिप जॉइंट को बना के रखता है। और एक छोटी टेल बोन होती है जो सबसे लास्ट में होती है, इसका कोई मुख्य काम नहीं होता, ये सिर्फ सपोर्ट के लिए, बैलेंस के लिए काम करती है। ठीक है। अधिकतर जो ये बोन्स होती है, इस बोन्स के बीच में एक छोटे 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 डिस्क होते हैं, आप बीच में देख रहे होंगे, छोटे 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 गैप है, बोन है, उसके बीच में गैप है, फिर बोन है, फिर गैप है। ठीक है। इसे इंटरवर्टिबल डिस्क बोलते हैं। इट मीन्स डिस्क मतलब, जो लोग डिस्क के बारे में बोलते हैं कि स्लिप डिस्क हो गया, डिस्क में खराबी आ गई, मेरे कमर में तकलीफ हो रही है, तो ये स्लिप डिस्क बहुत प्रचलित शब्द है, जो बहुत कॉमनली लोग जानते हैं। अगर स्लिप डिस्क को किसी को बोला तो समझ में आ गया कमर की कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं स्पाइन का कोई प्रॉब्लम हो रहा है। तो एक प्रचलित शब्द है स्लिप डिस्क होना। तो अब स्लिप डिस्क जो होता है, वो स्लिप डिस्क हमें बहुत सारे कारणों से होता है, बहुत सारे चीजों में होता है। तो जैसे जनरली पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, तो हमारे पास जनरली वो डायग्नोस्ड होते आते हैं कभी कभी। जब मुझे तो 10 साल हो गए काम करने में, तो यहाँ के बहुत सारे लोग जानते हैं कि सर स्पाइन पे बहुत अच्छा काम करते हैं, तो मेरे पास डायरेक्टली भी आते हैं बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। तो हम उसे क्लिनिकली भी देखते हैं कि हम क्लिनिकली कैसे उसे पता कर सकते हैं कि इस पेशेंट को बिना किसी स्पाइन के इन्वेस्टिगेशन के कैसे पता करा जाता है कि किस तरीके से। ठीक है। तो हम जी, तो स्पाइनल डिसऑर्डर में और क्या क्या बड़ी बड़ी बीमारियां आती हैं? ठीक है। स्पाइन में जनरली बीमारियां हमारी आती है। स्पाइन, जैसे मैंने आपको बोला कि 3 पार्ट से मिलकर स्पाइन के मेन 3 पार्ट होते हैं, सर्वाइकल का, थोरेसिक का और लंबर का। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं। सर्वाइकल का हमारा जो होता है वो नेक में होता है। तो नेक में जनरली सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नाम से एक बीमारी होती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, आइटिस जिसमें लगा रहता है, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। ठीक है। सर्वाइकल इसमें होता है सर्वाइकल, और स्पॉन्डिलाइटिस मतलब होता है वहां की जो डिस्क है उसमें सूजन आ जाना। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक बीमारी होती है। उसके बाद इसके अलग अलग बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की। पेशेंट जब आता है तो उसे डायग्नोज करते हैं तो उससे होता है। इसी तरह एक लंबर स्पॉन्डिलाइटिस भी होता है। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस मतलब कमर में होने वाली तकलीफ को लंबर स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। इसमें भी ऑलमोस्ट इसी तरह की सिम्टम्स, जो परेशानी होती क्रिएट होती है। और ये लंबर स्पॉन्डिलाइटिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस मेनली ज्यादा पाया जाता है इस बीमारी में, स्पाइन की। अच्छा अच्छा। तो इसकी अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है इस चीज की? ठीक है। इसमें इन्वेस्टिगेशंस जो हमारे होते हैं, पेशेंट को अलग अलग तरीके से इन्वेस्टिगेशन देते हैं। जैसे लेब की बात करें तो लेब में सबसे इजीली इन्वेस्टिगेशन जो होता है, जो एक्सरे होता है, एक्सरे से हम पता कर सकते हैं कि एक्सरे में किस तरीके से स्पाइन की प्रॉब्लम हो रही है, या डीजनरेशन आ रहा है, या उसकी जो वर्टिब्रा के बीच की गैप है वो हमें दिख जाती है कि वो गैप सभी समान है, सभी एक जैसी है, या कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। जिस गैप जगह दिक्कत आती है गैप में, वहां से उसको डायग्नोस करते हैं कि ये लंबर की प्रॉब्लम है या सर्वाइकल की प्रॉब्लम। इस तरह एक एमआरआई होती है जो बहुत कॉमनली प्रचलित है, बहुत सारे पेशेंट्स को एमआरआई करवाते हैं। एमआरआई में जनरली हम नर्व कंप्रेशन के बारे में जानते हैं कि कौन से रूट पे ज्यादा कंप्रेशन है, कम कंप्रेशन है। जब पेशेंट ज्यादा सीवियर होता है तब उसे एमआरआई की जरूरत होती है, क्योंकि वो मल्टीपल कहीं ना कहीं कंप्रेशन में चले जाता है। तो फर्स्टली तो हम एक्सरे कर लेते हैं, उसके बाद एमआरआई से भी पता कर सकते हैं इस बीमारी को। सर जैसे कि आपने बताया कि लैब में जाके आप टेस्ट वगैरह करवा सकते हैं, लेकिन कई जगहों पर लैब्स नहीं होते हैं। कोई लोग ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ये चीजें, तो उनके लिए क्या, कैसे होता है ये चीजों का इन्वेस्टिगेशन? उसके लिए हम क्लिनिकली पता करते हैं पेशेंट से, क्योंकि हमारे पास हर तरह के पेशेंट्स आते हैं। पुअर पेशेंट्स भी होते हैं जो इतना कैपेबल नहीं होते हैं कि वो इतने महंगे महंगे इन्वेस्टिगेशंस कर पाए। पर एक डॉक्टर का कर्तव्य होता है, एक डॉक्टर का अपना अनुभव होता है, जो पेशेंट्स को फर्स्ट डायग्नोस करके कुछ ना कुछ तो पता कर सकता है जब पेशेंट ज्यादा क्रोनिक कंडीशन में नहीं आया हो। हर एक्यूट कंडीशन मतलब कि तुरंत लेके पेशेंट आया तो उसे एमआरआई वगैरह इतनी बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशन कराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक महंगा टेस्ट होता है, 8,000, 10,000, 15,000 रुपए तक का टेस्ट होता है। हर किसी का कैपेबिलिटी नहीं होता है कि वो कर सके। तो डॉक्टर अपने अनुभव से, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे किसी को वो नहीं बोलूंगा कि किसी का क्या डायग्नोस है। तो मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूँ कि मैं पेशेंट को जब भी लेता हूँ तो उसमें अलग अलग टेस्ट होते हैं। पेशेंट को टेबल पे लेटाते हैं, उसके बाद उसको एसएलआर टेस्ट होता है जिसको स्ट्रेट लेग राइज टेस्ट बोलते हैं। इसमें उसके लिम्ब को, मतलब पैर को पूरा 90 डिग्री तक होल्ड करते हैं,
जब वो 30 और 70 डिग्री के बीच में उससे पेन चालू होते हैं, इट मीन्स वो कहीं ना कहीं नर्व कंप्रेशन का पेशेंट है। ये 100% डायग्नोस हो जाता है सिर्फ इतने से टेस्ट में। तो आप ये टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि इनका नर्व कंप्रेशन कितना है। तो ये एसएलआर एक टेस्ट होता है जो हम क्लिनिकली करते हैं, और वो बहुत सारे न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं और स्पाइन सर्जन्स होते हैं, वो सब ये टेस्ट करके देखते हैं कि पेशेंट को उस कंडीशन में अगर पेन हो रहा है, डेट मीन्स उसे और नए डायग्नोस की तरफ हमें जाना है, हमें एमआरआई करवाना है। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं क्लिनिकली भी। जी, आयुर्वेद की अगर हम बात करें, आयुर्वेद 2000-5000 साल पुराना है, तो आयुर्वेद में किस तरीके से स्पाइन डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट है? जी, आयुर्वेद में स्पेशली स्पाइन को लेकर कोई पर्टिकुलर एक बताया नहीं गया है कि ये स्पाइन है। जैसे कि आपको मैं बताऊं, आयुर्वेद एक ऐसा शास्त्र है जो मूल कारणों पे काम करता है। जैसे आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ, तीन चीजों को बहुत सारे लोग जानते हैं कि वात, पित्त और कफ होता है। तो वात का काम होता है मूवमेंट करने का, पित्त का काम होता है डाइजेशन करने का, और कफ का काम होता है लुब्रिकेशन करने का। तो यहाँ पे बात पित्त और कफ मतलब पंच धातु आपने जैसे सुने हो, पंच भौतिक सुने हो। पंच भौतिक जो हमारे होते हैं वो पंच महाभूत से मिलकर बने होते हैं। ऐसी चीजें भी आपने देखी होगी, आकाश, पृथ्वी, ये सब चीजें, जल, अग्नि, ये सब सब कहीं ना कहीं किसी में इसका इन्वॉल्व होता ही होता है। इसे आयुर्वेद में देखें तो ये स्पाइन की हम बात करें तो स्पाइन डिसऑर्डर्स जो होते हैं ये आयुर्वेद में वात रोग में इसका बहुत अच्छे से उल्लेख किया गया है, बहुत अच्छे से बताया गया है। आयुर्वेद में जो वात रोग बताए हैं, 80 प्रकार के वात रोग बताए, जो 80 टाइप्स के प्रॉब्लम्स होती है, उसमें कई स्नायु विकार मतलब कि स्पाइन डिसऑर्डर के बारे में बताया। स्नायु, आयुर्वेद में स्पाइन को स्नायु बोला जाता है, तो स्नायु विकार में इसका बहुत अच्छा उल्लेख है। और आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा वर्णन के साथ साथ ट्रीटमेंट बताया गया है। स्नायु जो हमारी होती है वो पूरे शरीर को सर्कुलेशन का काम करती है, चैनल्स का काम करती है, पूरे शरीर में वो फैलती है। तो ये सब चीजें हम आयुर्वेद में बहुत अच्छे से हमारे देखिए। तो मैं ज्यादा आयुर्वेद टर्मिनोलॉजी से नहीं बताऊंगा, नहीं तो पेशेंट उसे समझ नहीं पाएंगे। और मेरा मुख्य उद्देश्य है उन्हें अच्छे से अच्छा एजुकेटेड करना इस बीमारी का लेकर। जी जी सर। सर, तो स्पाइनल डिसऑर्डर्स ना हो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? जी, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये आज के समय में ये बीमारी एज फैक्टर को लेकर नहीं हुई है। पहले के समय में ये आज से 40 साल पहले ये बीमारी अधिकतर एज फैक्टर को लेकर होती थी कि 40, 45, 50 के बाद ही ये होती थी, डी जनरेशन के कारण। डी जनरेशन का मतलब होता है शरीर में कैल्शियम का कम हो जाना, शरीर का बोन का फॉर्मेशन नहीं होने से डी जनरेशन बोलते हैं। तो पहले के समय में जो होती थी ये 45 के बाद होती थी, क्योंकि उस समय में पोषण शरीर का कम हो जाता था, हमारे शरीर में प्रॉपरली डाइट नहीं ले पाते थे। और स्पेशली ये बीमारियां महिलाओं को ज्यादा होती है। ये बीमारियां महिलाओं को इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि महिलाएं जो होती है एक वर्किंग होती है, कुछ महिला होती है जो वर्किंग होती है, आउटडोर वर्क बहुत करती है, बाहर ऑफिस में, अपने बिजनेस में। कुछ महिलाएं बहुत सारी होती है जो हाउस वाइफ होती है और जो घर के भी बहुत सारी एक्टिविटी करती है। अब इसमें क्या होता है कि महिला हमेशा दूसरों का ज्यादा ख्याल रखती है खुद के ख्याल रखने। तो क्या हो जाता है, ये कहीं ना कहीं उनका लापरवाही हो जाती है कि वो सुबह उठते हैं, सुबह उठते के साथ अपने शरीर का काम इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं, प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, समय पे खाना नहीं लेते हैं, न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं। इन न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम के कारण पहले महिलाओं को ये प्रॉब्लम बहुत होती थी, जो 45 के बाद दिखती थी, क्योंकि इस एज के पहले तो बॉडी सब कुछ सहन कर लेती थी, सब कुछ चल जाता था। उसके बाद जब वो एज होती थी डिजनरेशन की, तब नहीं। और अब के समय में आजकल ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर बन गया। आज 18 साल के से लेकर 30 साल तक के उम्र में बहुत ज्यादा ये देखने को मिलता है, क्योंकि इसका मुख्यतः कारण जो है हमारी सही लाइफ स्टाइल नहीं है कि हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक इतनी सारी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम हमारी स्पाइन का ध्यान नहीं रखते। हमें कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कितने समय तक बैठना है। ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग करते समय जर्क नहीं लगना चाहिए। उसके बाद हम रात को सोते हैं तो पिलो कितना लेना चाहिए, या हमारा जो बेड होता है वो कितना सॉफ्ट होना चाहिए। इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं, ये धीरे धीरे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हो जाता है। मोबाइल का बहुत ज्यादा एक्सेसिव इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर पे बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो सर्वाइकल का, लंबर का, स्पॉन्डिलाइटिस का। और जो लोग सिटिंग का बहुत ज्यादा काम करते हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि एक ही पोजीशन में बैठने से हमारे बॉडी के जितने भी जॉइंट होते हैं वो स्टीफ हो जाते हैं, वहां पे एक रुकावट आती है। तो वो रुकावट आने से वो
डिसीज में कन्वर्ट होगा। जी सर, जी सर। सर, आयुर्वेद का जब भी नाम आता है तो एक शब्द जो है वो हमारे दिमाग में आता ही है, जो कि है पंचकर्म। इसके बारे में तो हमने बहुत सुना है, थोड़ा आप इसके बारे में बताइए क्या होता है और स्पाइनल डिसऑर्डर्स में कैसे हेल्पफुल है। जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही पूछी, और ये पूछना चाहिए क्योंकि आजकल लोग पंचकर्म को सही तरीके से जानते हैं, या बहुत सारे लोग होते हैं जो उसे बताते हैं। नाम आता है तो सोचते हैं कोई हवन हवन होगा, कोई पूजा पाठ होगी, या पंच तंत्र की कहानियां, ऐसी चीजें और शब्द का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। वो इस तरीके से सोचते हैं कि पंचकर्म मतलब क्या है, कुछ कर्म होगा, कुछ पूजा होगी, इस तरीके से सोचते हैं। तो आयुर्वेद में आपको बताऊं कि दो तरह की चिकित्सा होती है, एक शमन होती है और एक शोधन चिकित्सा होती है। शमन का मतलब होता है हम ओरली। प्रॉब्लम हो रहा है आपके वहां से, थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए बस। अभी क्लियर आ रहा है? जी सर। बाहर का गेट खुलवा देंगे। तो क्या हो रहा है कि हम जहाँ पे शरीर आयुर्वेद से मैं बता रहा था कि आयुर्वेद में चिकित्सा का जो क्रम होता है वो दो तरीके से होता है। एक शमन चिकित्सा होती है, शोधन चिकित्सा होती है। शमन का मतलब होता है ओरली मेडिसिनेशन होना। ओरली हम किसी भी चीज के लिए मेडिसिन लेते हैं। जैसे मेरे पास कोई पेशेंट आया और उसने बोला कि सर मुझे कमर का बहुत दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, तो मैंने उसे एक मेडिसिन दिया। उस मेडिसिन देने से उसे ठीक लगा, ठीक हुआ और उसे आराम लगा। पर जैसे ही मेडिसिन खत्म हुआ वो दोबारा उसे तकलीफ होने लगी। तो इसका शमन का होता है शांत कर देना, इसे रोक देना। ठीक है। अब दूसरा टर्मिनोलॉजी होती है शोधन करना। शोधन का मतलब होता है क्लीनिंग करना, डिटॉक्सिफाई करना। तो बॉडी में हम जब डिटॉक्सिफाई करते हैं तो शरीर से वो कारण, वो दोष या वो बीमारियां या किसी भी तरीके इन्फेक्शन वो शरीर से बाहर हो जाते हैं। जब वो खुद बाहर होते हैं तो शरीर खुद ब खुद ऑटोमेटिक काम करने लग जाता है। जैसे हम देखते हैं कि हम किसी भी चीज पे सर्विसिंग करते हैं। हम जनरली कार है, मोबाइल है, इतने इक्विपमेंट होते हैं, एसी होते हैं, उनका सब सर्विसिंग हम करते हैं कि हम हर ऋतु के अनुसार, मतलब जैसे अभी गर्मी का सीजन गया तो मैंने मेरे एसी वाले जो मैकेनिक होता है उसको बोला कि भाई इसको एसी को जरा अच्छे से क्लीन कर दो, ताकि मुझे 3 महीने तक कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। इसके पीछे कूलिंग में तकलीफ नहीं आना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, किसी तरीके से टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने क्यों करा? ताकि मुझे आगे के 3 महीने तकलीफ ना हो। तो अगर वो मैंने कर लिया तो मुझे 3 महीने की दिक्कत नहीं। पर जस्ट मैंने जब परेशानी आई तभी उसे लेके गए। तो हो सकता है मैकेनिक बोलेगा सर अभी तक आपने बताया कि नहीं, इसको क्यों नहीं सर्विसिंग करी, अब इसमें बहुत बड़ा काम निकल गया है, अब इसके बहुत सारे पार्ट्स खराब होने लग गए हैं, बहुत सारे पार्ट ऐसे हो गए हैं तो अब सर्विस आगे नहीं चल सकती है। तो उसके कारण हम उसे रिपेयर करना पड़ेगा, मतलब या उसे पार्ट को ही बदलना पड़ेगा। तो इसी तरह आयुर्वेद में होता है, जब हम शोधन कर देते हैं, मतलब हम डिटॉक्सिफाई कर देते हैं, तो हमें कम से कम दवाई। तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। लास्ट सेंटेंस को वापस से repeat कीजिए। हाँ जी सर। हाँ जी, आ रही है सर। से एसी की सर्विसिंग करते हैं, कार की सर्विसिंग करते हैं। ठीक है। जैसे मैं मेरी कार, नई कार खरीदी, और उस नई कार को खरीदने पे भी उस शोरूम वाले ने मुझे बोला कि आपको 1 महीने के अंदर इसको लेके आना, एक सर्विसिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने बोला अरे अभी नई कार लेके आए और कैसे सर्विसिंग करनी पड़ेगी? इसलिए सर्विसिंग करनी पड़ेगी ताकि आप जो कार को चला रहे हो वो आप गलत तरीके से तो नहीं चला रहे हो, कोई जी। टेक्निकली कोई फॉल्ट तो नहीं आ रहा है, जनरल चेकअप होता है वो। इस तरह हम जब इतने निर्जीव चीजों की सर्विसिंग करवा सकते हैं तो हम हमारा शरीर जो प्रीशियस है, हमारी बॉडी प्रीशियस है, हम उसके लिए क्यों नहीं सोचते हैं? हम उसके लिए तभी सोचते हैं जब उसमें कोई प्रॉब्लम आती है। और जब वो प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम कितने समय से चल रही है उसे हम कितने समय से इग्नोर करते हैं, देन वो फिर ठीक होती है। तो हम उसका सॉल्यूशन अगर टेम्पररी सोचेंगे तो वो टेम्पररी सॉल्यूशन होगा। अगर हम उसे परमानेंट सॉल्यूशन देने चाहते हैं तो उसमें पंचकर्म थेरेपी जो होती है वो बहुत अच्छा काम करती है। पेशेंट बहुत अच्छे समय तक याद रखता है हमें भी कि वो डॉक्टर ने हमें ठीक कर दिया, इस बीमारी से मुक्त कर दिया, और हमें लाइफ स्टाइल भी सिखाई। क्योंकि आयुर्वेद जो होता है आयु का वेद है। आयुर्वेद का जब हम डेफिनेशन देखें तो आयु प्लस वेद होता है। आयु मीन्स हमारी लाइफ, वेद मतलब एक साइंस। जो साइंस आयु के बारे में हमें बताया उसे आयुर्वेद कहते हैं। तो मतलब ये हमारी एक बुकलेट है छोटी सी,
आयुर्वेद हमारी बॉडी की बुकलेट है। जिस तरह से कोई मोबाइल खरीदते हैं, कोई इक्विपमेंट खरीदते हैं, उसका मैनुअल आता है ना आपके साथ में। हर जी। हर किसी का मैनुअल आता है, उसे कैसे ऑपरेट करें। जब उसके लिए हमारे पास ऑपरेटिव मैनुअल हम पढ़ते हैं, तो हम इस शरीर के लिए मैनुअल चुनेंगे। इस शरीर का मैनुअल ही होता है आपका आयुर्वेद, जो आपको अच्छी आयु, अच्छी जीवन, अच्छा स्वास्थ्य और सब कुछ देता है। तो आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो आयु के बारे में बात करती है, आपके आपके जीवन के बारे में बात। जी सर। तो इतनी सारी हमारे पास में एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है, बहुत सारी अलग अलग हमारे पास में चीजें होती है। तो आयुर्वेद में ऐसी क्या चीजें हैं कि सभी लोगों को आयुर्वेद में शिफ्ट होना चाहिए? तो आयुर्वेद में क्या होता है, आयुर्वेद क्यों लेना चाहिए, सबसे पहले तो ये, क्योंकि बहुत सारी चिकित्सा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न करा कि आयुर्वेद ही क्यों। क्योंकि जी ऐसे सर। तो बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियां हैं जिससे लोग अपना अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, और मैं सभी पद्धतियों को अच्छा ही मानता हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। पर मैं यहाँ पे एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ, इसलिए मैंने जो आयुर्वेद के बारे में पढ़ा है, तो मैं आयुर्वेद के बारे में बताऊंगा कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआती में बताया कि जो पूर्वा जी, मेरी आवाज आ रही है? सर आवाज थोड़ी कट रही है अभी। हाँ जी, अभी आ रही है। तो आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो रोगों को जड़ से ठीक करती है। सबसे पहले तो मतलब पहले हमारे उसके कारण को पता करना है। अगर मेरे पास कोई पेशेंट आया है तो मुझे उसकी लाइफ स्टाइल पूछनी कि आप करते क्या हो दिन भर। अगर जी। स्पाइन की प्रॉब्लम के लिए आया तो उसकी लाइफ स्टाइल जाननी हो, वर्किंग क्या करता है, ऑक्यूपेशन क्या है। अगर वो एक कंप्यूटर वाला आदमी है या कोई इंजीनियर है जो सिटिंग वर्क करता है, कि मुझे 12 घंटे की सिटिंग होती है, तो 100% उसको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होनी है, उसको कहीं ना कहीं स्पाइन की प्रॉब्लम होनी है। तो वहां से उसकी लाइफ स्टाइल से वो डिसीज आती जा रही है। तो हमें क्या करना है, उसकी लाइफ स्टाइल को सुधारना है। वो सुधरेगी तो फिर धीरे धीरे डिसीज भी ठीक हो जाएगी। तो आयुर्वेद जो होता है ये दुष्परिणाम रहित चिकित्सा पद्धति है, मतलब कि इसमें साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। साइड इफेक्ट्स नहीं होते, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी उठा के खा लें। ये सभी को बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद का मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी खा लें और उसे आयुर्वेद कह दें। आयुर्वेद कोई नुस्खा नहीं है। किसी ने कहीं फेसबुक पे सर्कुलेट कर देते हैं, कोई व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आते हैं, इन चार चीजों को मिला के इसको खा लो तो इससे ठीक हो जाएगा। तो आयुर्वेद एक नुस्खा नहीं है, आयुर्वेद एक बहुत बड़ा साइंस है जो साइंटिफिक काम करता है। जो साइंटिफिकली करोड़ों साल पूर्व में जो बताया गया है वो आज भी हमारे साथ वही होता है। आयुर्वेद में छोटी सी औषधि गिलोय, जिसको सब लोग जानते हैं, जो आज के समय में बहुत फेमस भी है, गिलोय गिरुचि जिसको बोलते हैं, वो हजारों साल पहले जो उसके गुण बताए गए थे वही गुण आज भी है और आज उतनी ही ताकत से काम करता है। पर जी। अगर हम दूसरे शास्त्र की बात करें तो वो जब जब नया मॉलिक्यूल आता है तो वो हर 6 साल, 10 साल, 15 साल बाद चेंज हो जाता है, डॉक्टर बदल देते हैं। अब ये दवा नहीं काम करेगी, आप ये दवा खाओ। तो ये क्या होता है कि शरीर के अंदर उसकी काम करने की क्षमता होती है वो कम होती है, टेम्पररी समय के लिए होती है, और उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो मल्टी ऑर्गनों पे दिखते हैं। अगर एक्सेसिव कोई पेन किलर्स खा रहा है आदमी तो उसे लीवर का, किडनी का। ये क्वेश्चन था, एक व्यूअर क्वेश्चन था कि हमें पेन किलर जो होती है, अगर बैक में पेन हो रहा है तो हमें पेन किलर ले लेनी चाहिए इसे एक नॉर्मल पेन समझ के, कि उसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, पेन किलर्स जो होते हैं वो सिर्फ एक काउंटर अटैक होता है। उसका काम होता है कि शरीर के किसी पर्टिकुलर जगह के पेन को थोड़े समय के लिए रोकना। उसका फोर और समय हो सकता है 4 घंटे, 6 घंटे, कुछ दवाइयां 12 घंटे भी काम करती हैं। तो जब वो टेम्परेरी रिलीफ करती है तो सिर्फ वो, मैंने आपको बोला कि एक लक्षण जो होते हैं उन लक्षणों की ट्रीटमेंट करोगे तो लक्षण कभी खत्म नहीं होते, क्योंकि लक्षण जो है वो रोग के कारण है। तो आप जी। कहीं से भी डायरेक्टली मेडिसिन खा रहे हो तो वो किसी लक्षण की खा रहे हो। वो माइग्रेन का हेडेक हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, कमर का दर्द हो सकता है। तो आपने डायरेक्टली टेबलेट ली, उसने मेडिकल ने टेबलेट दे दी कि आप ये पेन के लिए खा लो, तो 24 घंटे के बाद पेन वापस आएगा और वापस से आपको फिर गोली खानी पड़ेगी, फिर 24 घंटे बाद पेन आएगा। तो पर जो पीछे से रोग चल रहा है वो तो साथ में पैरेलल चल ही रहा है, क्योंकि आप सिर्फ लक्षण का ट्रीटमेंट कर रहे हो। तो रोग जाके भयंकर हो जाता है, कुछ समय के बाद क्रोनिक हो जाता है, और वो क्रोनिक रोग होने के कारण उस पर्टिकुलर बीमारी को तो खराब करेगा, मतलब स्पाइन की प्रॉब्लम तो करेगा ही करेगा आगे। पर इस पेन किलर खाने से आपके लीवर में, किडनी में, आपके स्टमक में जितने सारे के साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं उसका अलग ट्रीटमेंट आपको करवाना पड़ेगा। कि हमें एक और 4 बीमारियों का इलाज।
जी तो सर। इसलिए पेन किलर सभी से मैं कहता हूँ कि इस तरह के पेन किलर्स नहीं खाएं। एक अच्छे चिकित्सक से मिले, अच्छे चिकित्सक से सलाह लें और अपनी अपने अपने जीवन को, अपने शरीर को इस तरीके से ना समझें कि उसे कुछ भी दे के हम काम चला सकते हैं। नहीं, ये बहुत प्रीशियस है। जीवन से अमूल्य कुछ नहीं है इस दुनिया में। बहुत बहुत ज्यादा हमारे ऐसे कामों के बाद हमें इस तरह का जन्म मिलता है, जीवन मिलता है, जिसे आप बहुत संभाल के रखो। और जो आदमी खुद से जी सर। सर अंत में मैं बस आपको यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह से आप सभी लोगों को फायदा पहुंचाते आए हैं, आप वैसे ही सभी को फायदा पहुंचाते रहें। हम डॉक्टर संदीप नारायण जी के साथ में वापस से कुछ और नई डिसीजेस के साथ में जिनके ऊपर वो बात करेंगे, हमारे व्यूअर्स को चीजें हम बताएंगे, समझाएंगे। हम और चीजें एपिसोड लेकर आने वाले हैं, तो आप लोग प्लीज ये वीडियोस देखते रहिए, ये सीरीज देखते रहिए। मेरे यूट्यूब चैनल पर इनके सब इंटरव्यूज अपलोड होंगे। और मैं सभी को ये कहना चाहूंगी सब अपनाएंगे, आयुर्वेद को अपनाएंगे और अपने इंडिया को चाहिए। दैट्स इट। थैंक यू सो मच संदीप जी फॉर ज्वाइनिंग मी एंड सब कुछ इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। व्यूअर्स के पास में अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट करके संदीप जी से पूछ सकते हैं या उनके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्वा जी आपका। और मैं सभी के लिए अच्छी स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ रहें और इस वैश्विक महामारी जो कोरोना फैल रही है, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उस बीमारी से सभी लोग अच्छे से स्वस्थ हो जाएं और हमारा भारत फिर से एक चिड़िया की तरह पूरे आकाश में घूमे। आप सभी को शुभकामनाएं। आप सभी सदैव स्वस्थ रहे, इसी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।